कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय में जो प्रैक्टिकल है उसके मौखिक प्रश्नों के उत्तर। तो सारे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि हमें किस तरह से आंसर रिप्लाई करना है। तो सारे बच्चे इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि ये प्रश्नोत्तर आपके वाइवा में हेल्प करेंगे। तो सारे बच्चे उन्हें रटेंगे नहीं, समझ के और याद करेंगे क्योंकि जो प्रश्न हैं लगभग इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सारे बच्चों को पेपर के लिए, प्रैक्टिकल के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर की हमारे क्या वाइवा के क्वेश्चन होंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है। तो सारे बच्चे देखिए पहला प्रश्न है परावर्तन का। तो आपको प्रश्न में जो प्रश्न दिया जाता है वो ही आपका उद्देश्य है। तो आप ब्लैक बोर्ड में जो प्रश्न देखेंगे तो आपको उसका प्रश्न क्रमांक डाल के उसे उद्देश्य बनाना है क्योंकि आपका प्रश्न ही उद्देश्य होगा। कई बच्चों से पूछते हैं अगर टीचर्स कि आपने कौन सा प्रश्न प्रयोग में हल किया, तो आपने याद रखना है कि जो फिजिकल क्वेश्चन होते हैं वो अलग होते हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो रसायन विज्ञान के होते हैं अलग, बायो के अलग। तो सभी बच्चों को बहुत अच्छे से रिप्लाई करना है। तो आप याद रखिए पहला क्वेश्चन बोलता है प्रकाश के परावर्तन का। तो आपको प्रश्न होगा आपका कि प्रकाश का परावर्तन का जो है वो सत्यापन किस प्रकार किया। तो पहला प्रश्न में बोलता है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो याद रखना है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराती है और वह उसी माध्यम से परावर्तित हो जाती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये थ्योरी के भी क्वेश्चन है क्योंकि इस प्रकाश वाले चैप्टर में आपको ये प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न बोलता है परावर्तन के कितने नियम हैं। तो परावर्तन के 2 नियम हैं। याद रखना है कि पहला जो नियम है आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है और दूसरा है कि आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण जो होती है तल के एक ही बिंदु पर होती है। तो आपने थ्योरी में भी बहुत अच्छे से समझा है तो आपको चित्र सहित करना है। तो आपका प्रैक्टिकल में आपको याद रखना है, आपको उद्देश्य, आवश्यक सामग्री, प्रेक्षण सारणी, चित्र और अवलोकन तालिका, सावधानियां, ये सारी चीज़ों को लिखना है विधि को छोड़कर। तो आपका एक प्रैक्टिकल 5 मार्क्स का है, आपको बहुत अच्छे से लिखना है। अगला प्रश्न बोलता है समतल दर्पण के क्या उपयोग हैं। तो जो समतल दर्पण है तो आपको याद रखना, टीचर्स आपसे पूछ सकती है कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो समतल दर्पण जिस दर्पण पर हम अपने चेहरे को देखते हैं वह समतल दर्पण है, जिसे आसानी से पहचाना जाता है, जिसकी हूबहू संरचना हमारे सामने बनती है, वही समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण का जो उपयोग है वो सबसे पहला है कि घरों में चेहरा देखने के लिए करते हैं, दुकानों में सजावट के लिए करते हैं। दूसरा है गाड़ियों के पीछे जो उसकी स्थिति है उसको देखने के लिए करते हैं, बाल काटते समय पीछे के बाल को देखने के लिए करते हैं और पनडुब्बियों के द्वारा जो पेरिस्कोप है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। सारे बच्चों को ये याद रखना है कि समतल दर्पण के उपयोग जो बोलेंगे, जो आपसे बनते हैं वही आप याद करेंगे, आप रटेंगे नहीं, समझेंगे। तो ये थे आपके 3 प्रश्न। आइए जानेंगे अगला प्रश्न। देखिए हमारा 4th क्वेश्चन क्या है। 4th क्वेश्चन कह रहा है ओम का नियम क्या है। तो आपको याद रखना है कि ओम के नियम का जो सत्यापन है वो किस लिए होता है। तो आपको याद रखना है एक तार है, उस तार में विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है वो विद्युत धारा जो प्रवाहित है वो किसके समानुपाती है। तो जितना हम वोल्टेज देंगे उस वोल्टेज के कारण धारा हमें प्राप्त होती है। तो आपको याद रखना है ओम का नियम क्या बताता है। नियत ताप पर किसी चालक के दोनों छोरों को या दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के कैसा होता है, समानुपाती होता है। यदि आपने थ्योरी में इससे सरल लिखा है तो आप वही आंसर भी रिप्लाई कर सकते हैं ओम के नियम का। तो ओम का नियम कहता है V प्रोपोर्शनल I, V बराबर RI।
यानी V यहाँ विभवांतर है, I विद्युत धारा है, R उसका नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का अर्थ होता है जो धारा के प्रवाह में रुकावट डाले उसे प्रतिरोध कहते हैं। तो आपको याद रखना है जो प्रतिरोध है वो क्या करता है, धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। तो आपको याद रखना है विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो ओम होता है। तो याद रखना है ओम जो है, ओम का जो नियम है वो साइमन जो ओम है उन्हीं ने किया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इस नियम को जाना जाता है। आइए जानेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है मृदु एवं कठोर जल किसे कहते हैं। तो याद रखिए मृदु का अर्थ होता मीठा, कठोर का अर्थ होता है कड़ा। याद रखना कड़ा नहीं है, तो वो आपको एग्जाम्पल में ऐसा ना लगे कि मृदु यानी मीठा, कठोर यानी कड़ा। तो ये याद रखिए यहाँ जल की बात की जा रही है। तो मृदु और कठोर जल किसे कहते हैं, तो ये याद रखना है आपको कि वह जल जो धावन सोडा के साथ अधिक झाग उत्पन्न करता है कठोर, और वह जल जो धावन सोडा के साथ कम झाग उत्पन्न करता है उसे कठोर जल कहते हैं। और यदि पीएच वैल्यू के अनुसार बोला जाता है कि जल का पीएच मान क्या है, तो जल का पीएच मान क्या होता है, यह 7 होता है और उदासीन होता है। तो अगला प्रश्न ये पूछ सकते हैं कि जल मृदु और कठोर क्यों है, क्योंकि हमने बोल दिया अभी उसका जो मान है झाग उत्पन्न कर रहा है, तो झाग है तो वो मृदु, और है तो अगर नहीं कर रहा है तो वो कठोर। तो पर याद रखना है तो क्यों है मृदु और क्यों है कठोर, तो याद रखना है वो कारण है, आपको याद रखना है जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन, कार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड में से किसी लवण की उपस्थिति होने पर जल कैसा हो जाता है, कठोर हो जाता है। यानी इनकी उपस्थिति के कारण जल कठोर होता है। आपको याद रखना है कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड, इन लवण की उपस्थिति के कारण जल कठोर होता है। और जो शुद्ध जल है, ऐसा जल जिसमें सोडियम और अन्य लवण घुले हों, वो कैसा होता है, मृदु होता है। तो जब सोडियम लवण घुले रहेंगे तो वो जल मृदु होगा, और जब कैल्शियम और मैग्नीशियम और हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है उनके सल्फेट के लवण होंगे तो वो कठोर कर देंगे पानी को, तो वो झाग भी उत्पन्न नहीं होगा। तो याद रखिए ये है आपके कारण। आइए जानेंगे अगले प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है रंध्र किसे कहते हैं। तो याद रखना है आपको पत्तियों की निचली सतह, जो हम पत्तियां देखते हैं प्लांट की, उन्हीं की बात है, याद रखना है आपको। तो प्लांट की पत्तियों में उनकी निचली सतह पर, और याद रखना ऊपरी सतह में भी, पर पत्तियों की निचली सतह में अधिक मात्रा में होते हैं और ऊपरी सतह में कम मात्रा में होते हैं। तो याद रखना है कि पत्तियों की निचली सतह में अधिक मात्रा में रंध्र पाए जाते हैं, और ये रंध्र बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं प्लांट के लिए। जिस तरह हमारे नाक के द्वारा हम श्वसन की प्रक्रिया करते हैं नासा छिद्रों के द्वारा, वैसे ही प्लांट भी वह प्रक्रिया करते हैं रंध्रों के द्वारा। तो याद रखना है कि पत्तियों की निचली सतह और ऊपरी सतह में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। अब रंध्र के कार्य पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है रंध्र के कार्य क्या हैं। तो रंध्र के कार्य हैं, पहला गैसों का आदान प्रदान करना, और दूसरा वाष्पोत्सर्जन, नमी संतुलन बनाए रखना। तो अगला प्रश्न है अम्ल किसे कहते हैं। तो ऐसा यौगिक जिसे पानी में घुलने पर H+ आयन प्राप्त होते हैं अम्ल कहलाते हैं। और अगर आपसे पीएच पैमाने से पूछा जाए, तो पीएच पैमाने से जब जिसकी पहचान की जाती है जिसका मान 7 से कम होता है उसे अम्ल कहते हैं। अगला प्रश्न है क्षार किसे कहते हैं। तो यदि आपसे अम्ल बना तो क्षार बनना ही चाहिए। तो सारे बच्चों को देखिए मैंने प्रश्न बस दिया है, आंसर नहीं दिया हुआ है, तो आपको समझना है कि ऐसा यौगिक जिसे पानी में घोलने पर OH- आयन प्राप्त होते हैं उसे क्षार कहते हैं। यानी जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है उसे क्षार कहा जाता है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है अम्ल और क्षार क्या है।
तो ये केवल 10 प्रश्नों की श्रृंखला थी। अगले वीडियोस में हम और भी कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो अगले वीडियोस में फिर से मिलेंगे। तो आप याद रखिए, इन प्रश्नों को उत्तर याद कीजिए। अगली वीडियोस में और भी प्रश्न उत्तर मिलेंगे आपको। तो आज की वीडियोस यहीं तक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, जिससे सभी बच्चों को बहुत अच्छा बने। तो सभी बच्चे एक दूसरे से क्वेश्चन को शेयर करें और लर्न करें। थैंक यू।